हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि परीक्षावाड़ी पर आधारित है। इसमें अभी तक इसके 2 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर 2 है, लेकिन जो चैप्टर है वो सेकंड से शुरू किया हुआ है, क्योंकि जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट है, मतलब कि फर्स्ट लेक्चर है, उसमें संक्षिप्त के तौर पे है, तो उसको सभी चैप्टर को फिनिश करने के बाद उसको संक्षिप्त रूप में पढ़ा जाएगा, जो कि एक रिवीजन के बेसिस पे भी आपका कवर हो जाएगा। अब आता है अध्याय 4 के अंतर्गत है उत्तर प्रदेश नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। चलिए, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जो मतलब कि अपवाह तंत्र है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। मतलब कि अपवाह तंत्र का निर्माण किस तरीके से होता है कि किसी क्षेत्र में अपवाह तंत्र वहाँ के धरातलीय रचना, भूमि के ढाल, चट्टानों के अभाव, स्वभाव, जल की प्राप्ति आदि का विशेष प्रभाव रहता है। तो इसमें अपवाह तंत्र में किस किस का प्रभाव रहता है? धरातलीय रचना का, भूमि के ढाल का, चट्टानों के स्वभाव का और जल की प्राप्ति का। और यह प्रदेश में उत्तरी एवं पश्चिमी भाग ऊंचा है। मतलब कि प्रदेश का जो उत्तरी एवं पश्चिमी भाग है वो ऊंचा है और हिमालय पर पर्याप्त जल स्रोत भी हैं। अतः प्रदेश की अधिकांश नदियाँ उत्तर से पश्चिम की ओर और दक्षिण से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इस तरीके से ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं। प्रदेश में मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र है। तो प्रदेश में मैदानी भाग जो है वहाँ पर इस तरीके से एक समानांतर क्रम में अपवाह तंत्र भी हैं। इन अपवाह तंत्रों को उद्गम के आधार पर मुख्यतः 3 तरीके से डिवाइड किया गया। तो इसमें कौन कौन से 3 तरीके हैं? पहला तरीका आता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ आती हैं। दूसरे में आती हैं प्रदेश के मैदानी क्षेत्र की नदियाँ, और तीसरी आती है प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठार की नदियाँ। इन तीनों नदियों की सबसे पहले तो इनको एक साथ देख लेते हैं कि हिमालय से नदियाँ निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, और प्रदेश के मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं, और साथ ही साथ दक्षिण के पठार में कौन सी नदियाँ स्थित हैं। फिर एक एक करके प्रत्येक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हिमालयी नदियाँ जो है उन्हें सदाबहार नदियाँ या सदा नीरा नदियाँ कहा जाता है, और क्योंकि उनमें बरस भर जल रहता है। अब इनके अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? जैसे गंगा, यमुना, काली नदी, रामगंगा, गंडक, सरयू, अरीज, कोशी, रोहिणी, राप्ती, जो कि आपके उत्तर में ये हिमालय से इनकी उत्पत्ति होती है। ये हिमालयी नदियाँ हैं। फिर आती है मैदानी क्षेत्र की नदियाँ। मैदानी क्षेत्र की नदियों की जो स्पेशलिटी होती है, जो खासियत होती है, कि यह नदियाँ गर्मी में का जल इनमें काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन ये सूखती नहीं है। मतलब जल तो कम हो जाता है, उनका जो आकार उस टाइम पे जब वर्षा होती है तब तो ज़्यादा रहता है, जब गर्मियों में इनका आकार में कम तो हो जाता है, लेकिन ये पूर्णतः सूखती नहीं है। जैसे कि कौन कौन सी नदियाँ आती हैं कि ये मैदानी क्षेत्रों में झीलों और दलदलों से निकलने वाली नदियाँ होती हैं मुख्य तौर पर, जैसे गोमती, वरुणा, सई, पांडु, ईशा नदियाँ आती हैं। फिर आती हैं प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी नदियाँ। ये जो पठारी नदियाँ होती हैं वह विंध्य श्रेणियों से निकलती है। इनकी खासियत होती है कि ये प्रायः इनमें जल का अभाव ही बना रहता है। इनमें जल का अभाव रहता है और ये अधिकांशतः सूख जाती हैं। तो इनमें 3 और कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? जैसे सोन, रिहिंद, टोंस, केन, चंबल, बेतवा, कन्हार आदि नदियाँ आती हैं। तो कितने तरीके की नदियाँ हैं प्रदेश में? 3 तरीके की। हिमालय की विभिन्न श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ, प्रदेश में मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ, और प्रदेश में दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ आती हैं। तो इन नदियों का, पहली नदियों की स्पेशलिटी है कि ये वर्ष भर इनमें जल बना रहता है। दूसरी नदियाँ ऐसी हैं कि इनमें गर्मी में जल काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन ये सूखती नहीं है। और तीसरी तरीके की जो नदियाँ होती हैं उनमें जल का अभाव भी रहता है और ये सूख भी जाती हैं। अब एक एक करके सभी नदियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है गंगा नदी। गंगा नदी का जो उद्गम है वह कहाँ से होता है, और इसके संदर्भ में पूरी डिटेल एवं विशेषताओं को जानेंगे। गंगा नदी जो है उत्तर भारत की सबसे प्रमुख हिंदुओं की पवित्र धार्मिक नदी है। गंगा को सुरसरी, भागीरथी, पद्मा, देव नदी, जाह्नवी आदि नामी से पुकारा जाता है। तो गंगा के अन्य नाम कौन कौन से हैं? सुरसरी, भागीरथी, पद्मा, देव नदी, जाह्नवी। भागीरथी का जो उद्गम है वह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री कस्बे के समीप स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थान से निकलती है, और आगे बढ़ने पर इसे रुद्र गंगा, जाड़ गंगा और असी गंगा कहा गया है। तो असी गंगा, साथ ही साथ सिया गंगा आदि नदियाँ मिलती हैं, और गणेश प्रयाग, पुरानी टहरी में इन्हें भीलंगाना नदी भी मिलती है, जिसके संगम पर टिहरी परियोजना बनाई गई है। और आगे बढ़ने पर देवप्रयाग में इनका अलकनंदा नदी मिलती है, जो भागीरथी की अपेक्षा अधिक जल लाती है और भागीरथी की मुख्य सहायक नदी भी होती है।
अलकनंदा नदी के बारे में जानते हैं कि अलकनंदा नदी जो है चमोली के उत्तरी भाग में स्थित सतुपथ शिखर के हिमनद और सतुपथ ताल में से निकलती है। कहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी? सतुपथ शिखर के हिमनद तथा सतुपथ ताल से निकलती है। अलकनंदा को सर्वप्रथम विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी जिसे कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है, कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और अंत में देव प्रयाग में अलकनंदा एवं स्वयं भागीरथी में विलीन हो जाती है, जो कि संयुक्त रूप से गंगा के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन से प्रयोग है कि इसमें पहले नंबर पर आती है, जैसे अलकनंदा का जब उद्गम होता है तो ये सर्वप्रथम विष्णु प्रयाग में धौली गंगा से मिलती है। ये विष्णु प्रयाग में धौली गंगा से मिलती है। अलकनंदा जब धौली गंगा से मिलती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे विष्णु प्रयाग। फिर दूसरा प्रयाग आता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग जब अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है तो नंद प्रयाग होता है। जब अलकनंदा नदी पिंडार नदी से मिलती है तो उसे कर्ण प्रयाग कहा जाता है, और जब अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से मिलती है तो उसे रुद्र प्रयाग कहा जाता है। फिर अंत में जब वह देव नदी मतलब देव प्रयाग, जो कि अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से जो नाम आता है तो उसे देवप्रयाग कहा जाता है, और देवप्रयाग से होते हुए गंगा का निर्माण हो जाता है, वहाँ से गंगा का नाम आता है। और गंगा जब यहाँ आती है तो प्रयाग में, यहाँ पर सरस्वती, गंगा, सरस्वती और यमुना के संगम को प्रयाग नाम से जाना जाता है, मतलब कि प्रयागराज में यहाँ पर इनका मिलन होता है। तो ये गंगा का एक सीक्वेंस है जो कि ऊपर से नीचे तक, जब गंगा के उद्गम से लेके यहाँ तक इसके सीक्वेंस को बताता है। फिर आता है कि शिवालिक श्रेणी को काटकर गंगा ऋषिकेश हरिद्वार बहते हुए फिर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन ये भी आता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा का जो प्रवेश स्थल है वह किस जिले से होता है? तो वह बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। मैदान हरिद्वार में आते ही इसकी दिशा दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर हो जाती है, मतलब कि इसकी दिशा पहले दक्षिण रहती है तो ये दक्षिण पूर्व की ओर इस तरीके से आ जाती है। और उत्तर प्रदेश में गंगा की बाईं ओर से जो मिलती हैं, जैसे गंगा के जो बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ होती हैं उनमें आती है रामगंगा, गोमती और घाघरा नदियाँ आती हैं। और ये जो दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, ये मतलब कि ये आपके बाईं ओर से यहाँ से इनकी नदियाँ मिल रही हैं, तो ये कौन कौन सी होंगी? रामगंगा, गोमती, घाघरा आदि नदियाँ आती हैं। और यहाँ से जो दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ होती हैं उनमें आती है यमुना, ये यहाँ से मिलती है आपकी यमुना, टोंस नदी, टोंस के साथ चंद्रप्रभा और कर्मनास आदि नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, जो कि उत्तर और दक्षिण बाईं और दाईं से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब आता है कि बंगाल तक पहुँचते पहुँचते गंगा की जो कुल लंबाई है वह 2510 किलोमीटर हो जाती है। तो 2510 किलोमीटर इनकी लंबाई हो जाती है। और यह प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, संभल, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया आदि राज्यों के 27 जिलों में बहती है, जो कि बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो इस तरीके से ये इतने जिलों से होते हुए, मतलब कि टोटल 27 जिलों से होते हुए यह बिहार में प्रवेश करती है। ये गंगा नदी के उद्गम को दिखाया गया है कि इस तरीके से गंगा नदी का उद्गम है, जो कि यहाँ से ऊपर से होते हुए आती है, जिसमें दाएं और बाएं से जो नदियों का क्रम दिखाया गया है उसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि गंगा को हल्दिया से प्रयागराज तक राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त किया गया है, जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग एक कहा गया। तो अब आता है कि गंगा एवं अन्य नदियों के मिलन स्थल को क्या क्या कहते हैं, उनके संदर्भ में जान लेते हैं। कि जैसे भागीरथी जब रुद्र गंगा से मिलती है तो वह गंगोत्री के निकट होता है, जो कि उत्तराखंड में है। भागीरथी और जड़ गंगा जब मिलती है तो वो भैरव घाटी में है। भागीरथी अस्सी गंगा से मिलने वाली नदी को टोडी ताल स्थल है। भागीरथी और सियागंगी के मिलने वाला स्थान झाला आता है। भागीरथी और भीलंगाना नदी के मिलने का स्थान गणेश प्रयाग, जो कि उत्तराखंड में है। और भागीरथी जो कि सास के नाम से जाना जाता है, और अलकनंदा जो नदी है उसे बहू के नाम से जाना जाता है, तो वह देव प्रयाग में मिलती है, जो कि उत्तराखंड में ही है। गंगा जब रामगंगा से कन्नौज में मिलती है, गंगा जब यमुना से मिलती है तो वह प्रयाग में मिलती है, और गंगा जब टोंस नदी से मिलती है तो उससे प्रयाग सिरसा के पास मिलती है, और गंगा जब गोमती नदी से मिलती है तो वह कैथी गाजीपुर में मिलती है। तो इसमें ये जो स्टार्टिंग से यहाँ तक देवप्रयाग तक जो नदियाँ हैं वह उत्तराखंड में मिलती हैं, फिर कन्नौज से लेकर गाजीपुर तक ये सभी गंगा उत्तर प्रदेश में मिलती हैं। तो ये गंगा का
में प्रमुख स्थल मिलन स्थल आते हैं। अब आता है हमारी दूसरी नदी यमुना नदी के बारे में। चलिए, तो अभी गंगा के बारे में विस्तृत में पढ़ा, अब पढ़ते हैं गंगा के बारे में। गंगा नदी जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका जो उद्गम है वह बंदरपूंछ की पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद के जो कि उत्तरकाशी में स्थित है वहाँ हुआ। ये उत्तरकाशी में गर्भ स्रोत से 8 किलोमीटर उत्तर स्थित है और मैदान में आने से पूर्व इसमें टोंस, गिरी और आसन नदियाँ मिलती हैं। प्रदेश में इसका प्रवेश सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान में होता है। इसमें नोएडा के पास बाईं ओर हिंडन नदी, इटावा औरैया जालौन के बॉर्डर पर स्थित पंचनंदा नामक स्थान दाईं ओर से सिंध, चंबल, हमीरपुर के पास दाईं ओर से बेतवा, बांधा के पैलानी व भोजहा के निकट दाईं ओर से केन आदि नदियाँ मिलती हैं। तो इस तरीके से इस नदी का मिलन स्थल होता है। अब आता है कि इनकी बृहत चाप के कारण इसे प्रदेश में सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटौवा, जालौन, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज आदि 20 जिलों में बहती हुई वह प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, जिसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर होती है। अब आता है यमुना की अन्य मिलन नदियों के मिलन स्थल के संदर्भ में। जब यमुना उत्तराखंड में रहती है तो ये 3 जगह पर मिलती है। कौन कौन सी नदी से? ये जब टोंस से मिलती है, टोंस से मिलती है, और उत्तराखंड में गिरी से भी मिलती है और आसन नदियों से मिलती है। और हिंडन नदी जैसे जब मिलती है तो वह नोएडा के पास मिलती है, और जब यमुना चंबल से मिलती है तो वह पंचनदा इटावा में। यमुना नदी जब सिंध से मिलती है वो भी पंचनदा इटावा में। यमुना जब बेतवा से मिलती है तो वह हमीरपुर के पास होता है, और जब यमुना केन नदी से मिलती है तो भोजहा बांदा के पास मिलती है। तो ये नदियों का ये इस तरीके से इनका मिलन स्थल है। अब आती है हमारी नेक्स्ट नदी पश्चिमी रामगंगा, जिसे रथवाहिनी कहा जाता है। यह नदी जो है पौड़ी जिले के दूधाटोली पर्वत के जलागम क्षेत्र में निकलती है। कालागढ़ जिले जैसे पौड़ी जिले में के निकट मैदानों में उभरती है और मैदानी यात्रा के 24 किलोमीटर के उपरांत कोही नदी में ये मिल जाती है। यह नदी 24 किलोमीटर के उपरांत कोही नदी में मिलती है और यह 690 किलोमीटर बहने के उपरांत कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई आदि जिलों में गुजरती है और इस नदी की सिंचाई के लिए कालागढ़ में एक बांध बनाया गया है। तो इस नदी की सिंचाई के लिए कहाँ पर बांध बनाया गया है? कालागढ़ में। नेक्स्ट आती है काली या शारदा नदी। काली या शारदा नदी जो होती है वह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित कालापानी नामक स्थान से तथा गौरी गंगा मिलप हिमनद से निकलती है। दोनों जल जीबी में मिलती हैं। टनकपुर के बाद इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। फिर ब्रह्मदेव के निकट यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है और इसे सर्वप्रथम यह पीलीभीत में प्रवेश करती है और सीतापुर के बासरा और बहरामपुर के निकट पहुंचकर यह करनाली या घाघरा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट आती है घाघरा या करनाली नदी, जो कि इनका उद्गम तिब्बत के पठार में स्थित मामचा चुंगू हिमनद से होता है, जो कि ताकला कोट से होते हुए लगभग 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित एक नदी पर्वतीय प्रदेश में करनाली और मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है। मैदानी भाग में यह नदी 2 उपशाखाओं में विभाजित होती है और इसकी पश्चिमी शाखा करनाली या पूर्वी शाखा सिखाव होती है। फिर आता है कि यह आगे चलकर पुनः एक हो जाती है और शीश पानी नामक स्थान पर 180 मीटर चौड़ा 600 मीटर गड्ढा बनाती है और यह लखीमपुर बहराइच की सीमा बनाते हुए राज्य में प्रवेश करती है और सीतापुर में बासरा के पास इसे काली नदी मिलती है। आगे चलकर यह अयोध्या में सरयू कहलाती है और अयोध्या में आगे बढ़ने पर आजमगढ़ जिले में इसे तमसा या देवरिया बहराइच के पास पहले राप्ती नदी मिलती है। फिर यह उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है और इसे छपरा के पास गंगा में मिल जाती है, जिसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर होती है। अब आती है राप्ती नदी। राप्ती नदी जो है वह नेपाल के पिछले भाग में लघु हिमालय श्रेणी जो कि धौलगिरी के दक्षिण में रुकुमकोट के समीप निकलती है। उत्तरी भाग में इसकी एक मुख्य शाखा बूढ़ी राप्ती के नाम से और इसकी मुख्य सहायक नदी में रोहड़ी जो कि गोरखपुर में राप्ती की बाईं ओर से मिलती है। प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर में बहती हुई देवरिया की बरहज नामक स्थान पर समीप घाघरा नदी में मिल जाती है, जिसकी कुल लंबाई 640 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट आती है गोमती व सई नदी। गोमती एक स्थलीय नदी होती है जिसका उद्गम पीलीभीत जिले में स्थित पनगेली फुलहर ताल या गोमत ताल से होता है। पीलीभीत में यह शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर आदि जिलों में बहती है और गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर यह गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती की लंबाई 940 किलोमीटर है और गोमती एवं गंगा संगम पर प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव मंदिर भी स्थित है, जो कि सहायक नदी में सई
प्रमुख है, जो कि हरदोई के बिजवान झील से निकलती है, राजघाट गोंद जौनपुर में गोमती से मिल जाती है, जिसकी लंबाई 715 किलोमीटर होती है। अब आता है छोटी गंडक। छोटी गंडक जो है वह नेपाल में काली एवं त्रिशूल गंगा के संगम से निकलने वाली सालिग्रामी नदी आगे बढ़ने पर नारायणी फिर गंडक के नाम से जानी जाती है। नेपाल व यूपी की सीमा पर इस नदी में छोटी गंडक नाम से भी इस पतली नदी निकलती है, जो कि महाराजगंज कुशीनगर सीमा कुशीनगर व देवरिया में बहते हुए सलेमपुर से पूर्व घाघरा में मिल जाती है, जबकि गंडक महाराजगंज कुशीनगर तथा बिहार की सीमा से बिहार में बहते हुए पटना के निकट गंगा में मिलती है। अब आता है चंबल या चरमावती नदी। चंबल नदी का जो उद्गम है वह मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू के निकट जानापाव पहाड़ी से। इसकी ऊंचाई 600 मीटर है। यह राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती हुई आगरा व इटावा के निकट बहते हुए औरैया मुरादाबाद के पास इटावा में लगभग 40 किलोमीटर दूर पंचनदा स्थान पर यमुना में मिल जाती है। काली सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास आदि इसकी सहायक नदियां होती हैं और यह वर्षा ऋतु में आकस्मिक बाढ़ से काफ़ी जनधन की हानि होती है और इसकी अनियमित जलधारा ने नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में काफ़ी गहरी अवनालिकाओं का निर्माण किया है, जो कि चंबल के बीहड़ों के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर होती है। अब आती है बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है वह मध्य प्रदेश में भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलकर भोपाल, ग्वालियर, ललितपुर, झांसी और जालौन से होती हुई हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है, जो कि कई प्रपात बनाती है। सिंध या काली नदी जो कि यह राजस्थान के टोंक जिले में जैसे नैनवास से निकलकर जगमनपुर, जालौन के उत्तर में यमुना नदी में मिल जाती है, जिसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। अब आती है टोंस या तमसा नदी, जिसका उद्गम मैहर के निकट तमसा कुंड में होता है। इसमें मार्ग के कई सुंदर जलप्रपात होते हैं तथा बिहार में जलप्रपात 110 मीटर होता है और इसकी सहायक बेलन नदी पर भी 30 मीटर ऊंचा जलप्रपात होता है। यह सिरसा प्रयागराज के पास गंगा में मिल जाती है, जिसकी कुल लंबाई 265 किलोमीटर होता है। कैन या कर्णावती नदी, जिसका उद्गम कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल में होता है, यह बांदा में ही भोजा के निकट यमुना में मिलती है। फिर आती है सोन या स्वर्ण नदी, जो कि अमरकंटक पहाड़ी के सोसा कुंड नामक स्थान पर इसका निकलकर पूर्व में और पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। बनास, गोपत्री, हिंद, कुन्हड़ आदि इसकी सहायक नदियां हैं और यह अपने मार्ग में अनेक प्रपातों का निर्माण करती है, जिसकी लंबाई 780 किलोमीटर होती है। अब आता है हिंडन या हरनंदी नदी। हिंडन या हरनंदी नदी जो है वह नदी उत्तरी शिवालिक की तलहटी से निकलकर गंगा एवं यमुना नदियों के बीच सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद से लगभग 400 किलोमीटर बहते हुए गौतम बुद्ध नगर के ग्राम मोमनाथल के पास यमुना में मिलती है। तो ये प्रमुख नदियाँ आती हैं। अब आते हैं प्रदेश में सिंचाई के साधन के बारे में। प्रदेश में सिंचाई के साधन के संदर्भ में देखा जाए तो इसे चार तरीके से यहाँ पर सिंचाई होती है। पहले नंबर पर आता है जैसे कि तालाबों, पोखरों, झीलों एवं नदियों में सिंचाई, जो कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के सबसे प्राचीन स्रोत है। यहाँ इन्हें बेड़ी, डेकची आदि तकनीकों का प्रयोग कर सिंचाई की जाती है और प्रदेश के पठारी क्षेत्रों के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में आज भी इन स्रोतों में सिंचाई का प्रचलन है और वर्षा के समय तालाबों, पोखरों, झीलों आदि में इकट्ठा हुए जल में समय समय पर सिंचाई की जाती है। दूसरे तरह की सिंचाई होती है कुओं द्वारा सिंचाई। कुओं द्वारा सिंचाई होने पर प्रदेश के कोमल, सैल और ऊंचे जल स्तर वाले क्षेत्रों में कुओं से सिंचाई की परंपरा काफ़ी प्राचीन होती है। कुएं से जल को बाहर निकालने के लिए रहट, मायादास लिफ्ट, चैन पंप, बॉशर रहट, चरसा या मोट, बलदेव, बाल्टी, डेकची, पेंच, हैंडपंप आदि साधनों का भी किसी भी तरीके की आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग कर लिया जाता है। गंगा या गंडक घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, बस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बड़िया, रायबरेली, प्रतापगढ़, मऊ आदि जिलों में आते हैं। अब आता है तीसरा फैक्टर नलकूप द्वारा सिंचाई, जो कि प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई इसी माध्यम में होती है और नलकूप 20वीं शताब्दी की देन है और प्रदेश में इसका प्रयोग 1930 में सर्वप्रथम मेरठ में हुआ था। इनका प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां नहर का जल नहीं पहुंच पाता और प्रदेश में निजी एवं सरकारी दोनों प्रकार के नलकूपों का प्रचलन होता है, लेकिन इन निजी नलकूपों की संख्या अधिक है। फिर आता है कि भूगर्भीय जल द्वारा भी नलकूपों में सिंचाई को लघु सिंचाई के अंतर्गत रखा जाता है।
नहरों द्वारा सिंचाई जो कि चौथे नंबर पर आती है, जो कि प्रदेश की सदाबहानी नदियों की अधिकता होने के कारण नहरों का विकास करना आसान है, लेकिन इसकी प्रणाली की अधिक खर्चीला होने के कारण अभी तक उतना विस्तार नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गहरे नहरों का अधिक विस्तार हुआ है। नहरों में सिंचाई को बृहद एवं मध्यम सिंचाई माना जाता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं मध्यम एवं बृहद सिंचाई परियोजनाओं के बारे में और साथ ही साथ सिंचाई की शुरुआत कब हुई और यहाँ पर कौन सी नदियाँ इसमें प्रमुख हैं। प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यक्रम 1823 में अंग्रेजों ने सहारनपुर में खोला हुआ था। 1830 में पूर्वी यमुना नहर और 1840 से 54 में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण भी किया गया था। प्रदेश की मुख्य बृहद तथा मध्यम परियोजनाओं एवं नहर प्रणालियों में सृजित सिंचाई क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से शीघ्र एवं अधिकतम उपयोग करते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि करके क्षेत्र का समन्वित विकास करने के उद्देश्य से 1973-74 में 3 समादेश विकास परियोजनाएं शारदा सहायक रामगंगा गंडक को शुरू किया गया था। 1990 में गंडक कमान का विलय रामगंगा कमान में कर दिया गया था और इस परियोजना में केंद्र व राज्य में 50-50% की हिस्सेदारी थी और 2004 से 2005 में यह 50:40:10 कर दिया गया, जो कि 10% इसमें लाभार्थी का योगदान है। शारदा सहायक समादेश के तहत शारदा नहर प्रणाली सहायक नहर प्रणाली फेज 2, सरयू नहर प्रणाली फेज 1, फेज 2, नारायणपुर पंप नहर, देवकली पंप नहर, सरयू पंप नहर, सिरसी पंप नहर तथा शारदा सहायक नहर परियोजनाएं सम्मिलित होती हैं। और ये दोनों देशों के तहत इसमें कुल 55 जिले सम्मिलित हैं, जिसमें इस तरीके की ये अवस्थिति है और यहाँ पर इस तरीके की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे पूर्वी गंगा, पूर्वी यमुना, कैन बेतवा, ऊपरी गंगा, बेलन, ज्ञानपुर, सोन, टोंस, जगरानी, गुरसराय आदि परियोजनाएं कार्यरत हैं। अब आता है वाटर सेक्टर स्ट्रेचरिंग प्रोजेक्ट के बारे में। यह जो प्रोजेक्ट है इसे बैंक के सहयोग से यह प्रोजेक्ट को पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे कम विकसित घाघरा गोमती घाटी दोआब के जिलों में 2002 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत जल प्रबंधन और सिंचाई विभाग में सुधार एवं क्षमता के विकास में नदी घाटी परियोजनाएं तैयार की जाती है, जिसके तहत स्टेट वाटर रिसोर्स एजेंसी, स्टेट वाटर रिसोर्स डेटा एंड एनालिसिस सेंटर तथा जल मूल्यों के निर्धारण हेतु स्टेट वाटर टेरिफ रेगुलेटरी कमीशन बनाया गया। इस प्रोजेक्ट में जल संसाधनों के विकास एवं वितरण तथा सिंचाई विभाग की क्षमता में वृद्धि के कार्य किए जा रहे हैं। अब आता है प्रदेश की प्रमुख नहरों के बारे में। प्रदेश की प्रमुख नहरों के संदर्भ में आता है पहले नंबर पर ऊपरी गंगा नहर। इसमें प्रदेश में कई सारी नहर परियोजनाएं हैं, मतलब नहर हैं, जैसे ऊपरी गंगा का नहर, मध्य गंगा, निचली गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, आगरा नहर। तो इस तरीके के संदर्भ में ये प्रमुख नहरें हैं। पहली आती है ऊपरी गंगा नहर, जो कि जिसका निर्माण 1840 से 1854 के बीच हुआ था और यह नहर हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने किनारे से निकाली गई है और इसकी जो कुल लंबाई है 340 है और यह 5640 शाखाओं में विभाजित है। अब दूसरी आती है मध्य गंगा नहर, जो कि वर्षा ऋतु में गंगा नदी की पर्याप्त जल उपलब्धता को देखते हुए इसे मध्य गंगा नहर परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, जो बिजनौर जनपद के समीप गंगा नदी के बैराज पर 115.54 किलोमीटर मुख्य नहर को ऊपरी गंगा नदी में मिलाया जा रहा है। नेक्स्ट आती है निचली गंगा नहर, जिसे 1878 में निर्मित यह नहर नरोरा बुलंदशहर नामक स्थान पर गंगा से निकाली गई है और यह नहर की कुल लंबाई 8800 किलोमीटर रही है। रामगंगा नहर, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कालागढ़ नामक स्थान पर रामगंगा नदी पर 1975 में 128 मीटर ऊंचा बांध और नहरों का निर्माण किया गया है, यह नहर आती है। नेक्स्ट आती है आगरा नहर, जो कि 1874 में बनकर तैयार हुई। यह दिल्ली के पास यमुना में दाहिने किनारे में निकाली गई है। इस गंगा की जो लंबाई है टोटल 1600 किलोमीटर आती है। नेक्स्ट आती है पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर जो है वह राज्य की सबसे पुरानी नहर है। इसका निर्माण 1830 में हुआ और यह फैजाबाद नामक स्थान पर यमुना के बाएं किनारे पर मिलती है और यह नहर दिल्ली तक यमुना के समानांतर बहती है और पुनः यमुना में मिल जाती है और यह शाहजहां द्वारा खुदवाई गई थी। नेक्स्ट आती है शारदा नहर, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। शारदा नहर का निर्माण 1920 से 1928 के बीच यह हुआ था और यह चंपावत के बनवासा नामक स्थान पर शारदा नदी से निकली हुई है। इसकी कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। शारदा सहायक परियोजना के बारे में, जो कि यह नदी प्रणाली के निचले भागों में लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, बलिया, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर जनपदों में पानी की आपूर्ति अंतः बेसिन स्थानांतरण द्वारा घाघरा नदी के जल का उपयोग करते हुए
शारदा सहायक परियोजना का निर्माण किया गया। बदायूं सिंचाई परियोजना, जो कि यह बरेली में रामगंगा में 617 मीटर लंबाई का बैराज नहरें निकाली जाती हैं और यह बरेली और बदायूं के कुल 37,453 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। गंडक नहर, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की एक संयुक्त नहर है और इन दोनों सीमा बिंदुओं में 18 किलोमीटर के अंदर नेपाल में गंडक या बड़ी गंडक एक बांध बनाकर निकाली गई है। सरयू नहर, जो कि जिसका उद्देश्य पूर्वांचल के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर इत्यादि जिलों को घाघरा, सरयू, राप्ती नदियों से सिंचाई उपलब्ध कराना है और इस परियोजना को बहराइच जिले के नानपारा तहसील में कतरनिया घाट के निकट घाघरा नदी के एक बैराज पर बनाया गया है। रानी लक्ष्मीबाई बांध की नहर, जो कि झांसी ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर माताटीला स्थान पर निर्मित माताटीला बांध से गुरस राय और मंदार नामक 2 नहरों में निकाली गई हैं। इसके अंतर्गत आता है रिहिंद घाटी परियोजना, जो कि यह योजना सोनभद्र जिले की रिहिंद नदी की तट घाटी में पिपरी नामक स्थान पर बनाई गई और इस योजना को मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज जिले में लगभग 40 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। मेजा जलाशय, जो कि इस परियोजना को बेलन नदी पर मिट्टी के बांध से बनाया गया है और प्रयागराज में कियन नहर, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, यह नहर पन्ना के निकट निकाली गई है, जिससे प्रदेश में बांधा जिला और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में कुल 1.4 लाख एकड़ भूमि सिंची जाती है, जिसकी कुल 640 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ललितपुर बांध की नहर, जो कि ललितपुर जिले के सहजाद नदी पर एक बांध बनाया गया है, जिससे नहर निकाली गई है। इसके बाद आती है बेलन या टोंस नहर, जो कि इसमें बेलन नदी के रीवा जिले में बरौधा बांध और बेलन की सहायक नदी मरुहर नदी पर एक जलाशय बनाया गया। चंद्रप्रभा बांध नहर, जिस योजना में वाराणसी के चकिया स्थान पर दक्षिण में चंद्रप्रभा नामक एक बांध बनाया गया है नदी पर, जिससे निकली हुई नहरों को एक चकिया और चंदौली जिलों में 24,000 एकड़ भूमि सिंची जाती है। अहरोरा बांध नहर, जो कि वाराणसी जिले में गड़ई नदी के अहरोरा नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया है, जिससे निकाली गई नहरें वाराणसी और मिर्जापुर जिले की एक सिंचाई व्यवस्था में सहायक है। अर्जुन बांध की नहर, जो कि हमीरपुर जिले के चरखारी में दक्षिण में अर्जुन नदी पर अर्जुन बांध बनाया गया है, जो सिंचाई की जाती है 26,700 एकड़ में। रगवा बांध, जो कि नहर कैन में सहायक की बरनी नदी पर मध्य प्रदेश की रगवा बांध पर बनाई गई है, जिसमें 93,000 एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है। सप्रार नहर, जो कि यह नहर झांसी के करौंद गांव के निकट सप्रार नदी पर बने बांध से निकाली गई है और यह झांसी और हमीरपुर जिलों में 40,000 एकड़ पर है। नगवा बांध नहर, जो कि कर्मनासा नदी पर नगवा नामक स्थान पर है। बेतवा नहर, जो कि बेतवा नदी पर झांसी के पारीछा नामक स्थान पर निकाली गई है। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना, जो कि ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग से किया गया। नेक्स्ट आता है हथनीकुंड बैराज, जो कि 5 राज्यों की संयुक्त है, जिसमें सहारनपुर के पास यमुना नदी पर इस बैराज का निर्माण 1872 में हुआ था। यह पूर्वी पश्चिमी यमुना नहर को पानी मिलता है और 1978 में भयंकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने के बाद यमुना जल बंटवारे को लेकर केंद्र सरकार की मध्यस्थता में हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के बीच 12 मई 1994 को एक समझौता हुआ और इसे नई हथनीकुंड बैराज की आधारशिला रखी गई और 1993 में इसके कार्य को पूर्ण किया गया और एक नया ताजे वाला बैराज भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आती है बाणसागर बांध एवं नहर प्रणाली, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है और इसे एशिया की सबसे बड़ी बाणसागर परियोजना का निर्माण शहडोल जिले में सोन नदी पर किया गया है, जिसकी आधारशिला 1978 में रखी गई और यह 2019 तक इस परियोजना में प्रयागराज, मिर्जापुर के लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा मिल रही है। कन्हार सिंचाई परियोजना, जो कि सोनभद्र के धुंडी तहसील में कन्हार नदी पर बनाई गई है। मोदोहा बांध परियोजना, जो कि इस बांध का निर्माण छानी ग्राम हमीरपुर के पास बिरमा नदी में किया जा रहा है। गुंटा बांध, जो कि निर्माण रेपुरा ग्राम, जो कि चित्रकूट में है, वहाँ पर यह बनाई जा रही है। तो ये प्रमुख परियोजना है जिसमें ये नहरों का क्रम, विद्युत ग्रह, नलकूप और तालाब की अवस्थिति को दिखाया गया है कि यहाँ पर कौन कौन सी नहरें हैं और किस तरीके से ये एक दूसरे से सुमेलित होती हैं और क्या इनकी स्पेशलिटी है, जो अभी आपने देखा ही हुआ है।
अब आता है हमारा नेक्स्ट, प्रदेश की प्रमुख नहरें एवं बांधों को एक नज़र के तौर पर देख लेते हैं कि जो कि रिवीजन के बेसिस पे काफ़ी ज़रूरी है। जैसे ऊपरी गंगा नहर जो है हरिद्वार या कि गंगा की दाहिनी ओर पे इसका संबंधित नदी है और उद्गम स्थल इसका हरिद्वार है। मध्य गंगा नहर का जो उद्गम स्थल है बिजनौर गंगा नदी। निचली गंगा नहर में नरोरा में इसके उद्गम स्थल गंगा नदी। रामगंगा नदी में कालागढ़ पौड़ी में इसका उद्गम स्थल और रामगंगा नदी इसकी संबंधित नदी है। पूर्वी यमुना नहर जो कि फैजाबाद सहारनपुर यमुना। आगरा नहर ओखला दिल्ली के पास यमुना। शारदा नहर बनवासा नेपाल सीमा शारदा। सरयू नहर जो है वह कतरनिया बहराइच घाघरा नदी। घाघरा नहर मिर्ज़ापुर घाघरा नदी जो कि सोन की सहायक है। बेतवा नहर जो कि पारीछा झांसी बेतवा में। कैन नहर पन्ना मध्य प्रदेश कैन। गंडक नहर नेपाल बूढ़ी गंडक। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर माता टीला ललितपुर बेतवा। हिंदी हिंद घाटी परियोजना जिस योजना में पिपरी सोनभद्र रिहिंद। बाण सागर नहर में शहडोल मध्य प्रदेश सोन। बेलन टॉन्स नहर में रीवा में है और इसमें बेलन नदी। बैनगंगा बैराज नहरों में सोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर बाणगंगा। नौगढ़ बांध नहर में नौगढ़ गाजीपुर कर्मनासा। मेजा जलाशय नहर में मेजा प्रयागराज बेलन। चंद्रप्रभा बाघ नहर में चकिया चंदौली चंदौली एवं चंद्रप्रभा में चकिया चंदौली गढ़ प्रभा। अरहोरा बांध नहर में अहरोरा वाराणसी गढ़ई। नगवा बांध शहर में नगवा कर्मनासा। कन्हार सिंचाई परियोजना में कन्हर दुद्दी तहसील। अर्जुन बांध शहर में चरखारी हमीरपुर अर्जुन। मोदहा बांध नहर में हमीरपुर ब्रह्मा। दसान नगर में झांसी बेतवा। सपरार में मऊरानीपुर झांसी और संबंधित नदी सपरार है। ललितपुर बांध नहर ललितपुर सहजात नदी। हमीरपुर शहर में हमीरपुर यमुना नदी। कहोद नहर झांसी बेतवा नदी। कुरार बांध नहर हमीरपुर। उर्मिल बांध नहर महोबा। ओटारी बांध जो है वह ललितपुर ओटारी और पथरई बांध नहर झांसी स्थान और पथरई नदी है जो कि झांसी में निर्माणाधीन है। और चरखारी डाल नहर परियोजना जो कि मौदहा बांध परियोजना का हिस्सा है इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, जैसे और आती हैं कचनौदा बांध परियोजना ललितपुर जिले में सरजम नदी पर। मध्य गंगा नहर परियोजना का ये द्वितीय चरण बिजनौर में के पास में। बदायूं सिंचाई परियोजना का यह जो है वह बरेलू बदायूं शाहजहांपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगा जो कि राजा महेंद्र रिपू दमन से चंबल ढाल नहर परियोजना जो कि यमुना की इटावा में निकाली जाएगी। गंगा जल परियोजना पेयजल के लिए जिसमें 50 क्यूसेक की इस परियोजना का निर्माण दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप पास बिहार में किया जा रहा है। गोकुल बैराज पेयजल परियोजना आगरा और मथुरा के पास है जिसमें गंगा की नदी के पास वर्षा ऋतु में इसमें पानी की जो गहराई में 5 मीटर गहराई में संचित किए जाने पर इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। लवकुश बैराज जो कि कानपुर में गंगा पर बनने वाली इस बैराज का मुख्य उद्देश्य कानपुर नगर में पेयजल उपलब्ध कराना है, इसके अंतर्गत है। अब आता है आपकी और भी अन्य परियोजनाओं में आती हैं जैसे आगरा बैराज जो है वह आगरा में पेयजल उपलब्ध कराएगी जो कि ताजमहल से 8 किलोमीटर दूर यमुना पर बनाया जा रहा है। पंप नहरें जो कि बांध नहरों के अलावा होगी। फिर आता है ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना प्रयागराज में। यमुना पंप नहर घाघरा पंप नहर दोहरी घाट। तो इस तरीके से ये पंप नहर परियोजना है। अब आती है लघु सिंचाई जो कि प्रदेश में लगभग 77% सिंचाई लघु सिंचाई साधनों से की जाती है। इसमें लगभग 78% सिंचाई निजी साधनों से की जाती है और प्रदेश में लघु सिंचाई संबंधी निम्न कार्यक्रम है। पहला आता है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी और निःशुल्क बोरिंग योजना के संदर्भ में इसकी शुरुआत को किया गया था। और 2004-05 से चल रही मध्यम गहराई नलकूप योजना को गहरी बोरिंग योजना को समाप्त कर 2020-21 में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई परियोजना भी चलाई जा रही है। हैवी रिंग मशीनों द्वारा गहरे नलकूपों के निर्माण की योजना जो कि कठिन स्टेटा वाले पठारी क्षेत्रों में इस योजना को चलाया जा रहा है। चेक डैम निर्माण योजना जो कि प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में बुंदेलखंड में वर्षा जल का उपयोग करके सिंचाई के साथ साथ भूगर्भ जल को अधिक से अधिक रिचार्ज करने के लिए चेक डैम बनाने के लिए यह योजना 2008 से 2009 में चलाई जा रही है। आर्टिजन बेल परियोजना जो कि जालन व नदी गांव ब्लॉक में पाताल तोड़कूप बनाए गए हैं और इस योजना में हैंडसेट आर्टिजन बेल के लिए सरकार द्वारा कुल लागत 50% तक अनुमान है। सामुदायिक ब्लास्ट बेल योजना जो कि 2011 में
11 में यह योजना झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, प्रयागराज में बनाई गई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना को 2012 से संचालित किया जा रहा है। फिर आता है भूगर्भ जल के बारे में। प्रदेश में भूजल संपदा और उससे संबंधित समस्याओं के अध्ययन, आकलन, सर्वेक्षण, नियोजन एवं विकास हेतु दिशा निर्देश एवं प्रबंधन के लिए 1975 में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग में राज्य के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्तर के मापन के लिए हाइड्रोग्राफ स्टेशन या निरीक्षण कूप नेटवर्क स्थापित किए गए और वर्ष में 6 बार जनवरी, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर के जल स्तर पर मॉनिटरिंग की जाती। भूजल की सघन मॉनिटरिंग हेतु हाइड्रोग्राफ स्टेशन नेटवर्क के विस्तार हेतु पीजोमीटर का निर्माण किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पंचायत को इकाई मानकर 5x5 किलोमीटर की ग्रिड पर और शहरी क्षेत्रों में वाटर सप्लाई जोन को इकाई मानकर 2x3 किलोमीटर की ग्रिड पर इसका निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में विकास खंडों के लिए भूजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशनों में एकत्र किए गए जल नमूनों में भूजल की रासायनिक गुणवत्ता का आकलन, अनुश्रवण कृत्रिम उपयुक्तता दृष्टि से किया जाता है। जीआई बेस मानचित्र, जो कि इस विभाग को भूगर्भ जल से संबंधित विकास खंडवार विविध प्रकार के जीआईएस आधारित मानचित्र तैयार किए जा रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्जिंग में यह प्रदेश में भूजल के निरंतर गिर रहे स्तर में नगरीय क्षेत्र के मानकों के अनुसार जल की आपूर्ति उपलब्ध होने के कारण 2001 में रेन हार्वेस्टिंग नीति लागू की गई है। अब आता है कि पेयजल गुणवत्ता और अनुश्रवण एवं निगरानी के लिए प्रदेश में पेयजल स्रोतों के लिए गंधलापन, पीएच, कठोरता, क्लोराइड, आयरन, नाइट्रेट, फ्लोराइड, अवशेष, क्लोरीन और जैविक परीक्षण के लिए अनुश्रवण एवं निगरानी हेतु ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, राज्य स्तर की त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की जा रही है। जल प्रबंधन एवं नियामकी प्राधिकरण के लिए इसका जो प्रयोग है वह 2010 से किया जा रहा है। अब आता है नेक्स्ट, भूगर्भ जल से प्रभावित क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं कि इसमें बेहिसाब जल का दोहन के कारण डाक विकास खंडों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, जो कि विगत वर्षों में ऐसे इलाकों में भूजल स्तर में 30 किलोमीटर से अधिक की गिरावट हुई है। प्रदेश में लखनऊ, उन्नाव, आगरा, प्रतापगढ़, झांसी, मुरादाबाद, मथुरा, बांदा, मिर्जापुर, गाजियाबाद, रामपुर, बागपत, प्रयागराज, सहारनपुर आदि 43 जिलों, 113 प्रतिदोहित, 59 क्रिटिकल एवं 45 सेमी क्रिटिकल ब्लॉक बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्रों में यह अतिदोहित रूप से चिन्हित किए गए। राज्य भूजल संरक्षण मिशन में इसमें संसाधनों की समग्र प्रबंधन और संरक्षण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं को एकीकृत कर राज्य भूजल संरक्षण की शुरुआत भी की गई है। यहाँ पर यह लेक्चर फिनिश होता है। अब आता है हमारा विगत वर्षों के प्रश्न के बारे में। पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किन नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग 1 के रूप में प्रयुक्त किया गया? तो ये आपकी गंगा नदी आती है, जहाँ पर राष्ट्रीय जल मार्ग 1 को प्रयुक्त किया गया। अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? यह जो नहर आती है वह आपकी शारदा नहर है और इसमें गंगा है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो इसमें बताना है। इसमें पहले दी गई है शारदा सहायक नहर परियोजना, दूसरी ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, तीसरी जो आती है गोकुल बैराज नहर परियोजना, चौथी आती है पथराई बांध परियोजना। तो इसके अंतर्गत जो आपकी परियोजना है वह गोकुल बैराज परियोजना है। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो केंद्र द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। हथनी कुंड परियोजना है वह किस नदी पर बनाई गई है? तो हथनी कुंड को यमुना नदी पर बनाया गया है। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? या बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना को बनाया गया। निम्न में सुमेलित नहीं है, तो इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए आता है कि राजघाट बांध यमुना, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा, ऑप्शन सी रिहिंद बांध रिहिंद और ऑप्शन डी माता टीला बांध बेतवा। तो इसके अंतर्गत कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन ए होगा, क्योंकि पहला एक दूसरे से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नहीं है? तो बिठुर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर शई, कौशाम्बी यमुना। तो इसमें बताना है कि कौन एक दूसरे से सुमेलित नहीं है। तो इसमें जौनपुर शई से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आता है कि राजघाट बांध एवं नहर परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजनाएं हैं जो कि बनाई जा रही हैं। तो इन परियोजनाओं को कब से बनाया जा रहा है? बेतवा नदी पर। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया जाएगा? तो बेतवा नदी पर बनाया जाने बांध है राजघाट बांध है।
फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलर झील जो है वह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पारीछा बांध को बेतवा नदी पर बनाया गया है। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? तो 110 मीटर ऊंचा जलप्रपात इसमें टोंस नदी पर है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा नदी पर है। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनाल का क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका तटवर्ती क्षेत्र जो है चंबल का वो प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नामक स्थान पर कर्णाली नदी में मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो ये कौन सी रही है जिसके अंतर्गत ये इसमें मिलती है और घाघरा के नाम से फेमस है? तो ये आपकी शारदा नदी आती है। निम्न में से किस नदी तट पर गोरखपुर की सीमा पर स्थित है? तो गोरखपुर की सीमा पर स्थित आती है राप्ती नदी। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो उत्तर दिशा में नहीं बहने वाली जो नदी आती है वह गंडक है। उपयुक्त में से कूट को सुमेलित करना है, जिसमें सूची 1 में चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा या अयोध्या दिया गया है। सूची 2 में गोमती, सरयू, यमुना, मंदाकिनी दिया गया है। तो इसके सीक्वेंस को मिलाना है। तो इसमें जो मेल खाने वाला सीक्वेंस है उसके अंतर्गत आता है, जैसे चित्रकूट जो है वह आता है सरयू, चित्रकूट जो आपका मंदाकिनी नदी पर स्थित है। फिर इसके बाद जौनपुर जो है वह यमुना नदी पर। मथुरा जो जिससे संबंधित नदी है वह जौनपुर आपका गोमती नदी से संबंधित है। फिर मथुरा जो है यमुना से और अयोध्या सरयू नदी से। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो सर्वाधिक सिंचाई जो नलकूपों से उत्तर प्रदेश में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नहर है? तो इसमें से आपकी शारदा नहर सबसे लंबी है। सूची 1 और 2 दी गई है, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रयाग किससे सुमेलित है। तो इसमें जो आपका रुद्रप्रयाग है वह अलकनंदा मंदाकिनी से रिलेटेड है। तो फिर आपका ऑप्शन बी आएगा इसमें। और नंदप्रयाग जो है वह अलकनंदा मंदाकिनी से, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडार से और देवप्रयाग भागीरथी अलकनंदा से सुमेलित है। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न नगरों में से कौन गंगा की दाहिनी किनारे पर स्थित नहीं है? तो इसमें से दाहिने किनारे पर वाराणसी है जो स्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। तो यह घाटी परियोजनाएं बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश के सिंचाई के मुख्य साधन कौन कौन से हैं, जिसको एक इस क्रम में लगाना है, घटते हुए क्रम में? तो इसके अंतर्गत दिए गए हैं जो क्रम, तो इसमें आता है पहले नंबर पर आपका नलकूप, फिर उसके बाद नहर है, इसके बाद तालाब एवं कुएं और अन्य साधन आता है। तो ऑप्शन बी होगा। उत्तर प्रदेश में नदियों के किनकी उद्गम से हिमालय में नहीं हुए हैं? तो इसमें से आपकी जो नदियां हैं उसमें गोमती और बेतवा का जो उद्गम है वह हिमालय में नहीं हुआ है। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो अवस्थित है वह कहाँ पर है? तो यह सोनभद्र में है। फिर नेक्स्ट आता है कि अर्जुन बांध नहर लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला आता है हमीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें 29 नंबर के कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है वह बेतवा नदी पर स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो जलाशय उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नलकूप है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। तो यह भूमि क्षेत्र किस पे है? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, इसमें जो आपकी कल्याणी नदी है वह यमुना की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? तो उत्तर प्रदेश में गंडक नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस सेशन को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।